हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। पहली चीज़ होती है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी चीज़ होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है एक लॉन्ग सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी अगर हम ओरिजिन देखें तो ये माउथ से लेके एनस तक होती है और इसकी जो लेंथ है वो जनरली 9 मीटर के आसपास हो सकती है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। और इसके साथ जो डिफरेंट ऑर्गन्स कनेक्टेड होती हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होती हैं। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एंजाइम्स बनते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम के थ्रू ही हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रोसीजर को समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिखाया गया है। आप इसको छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की या डाइजेशन की, तो सबसे पहले जो भी आप फूड लेते हो उस फूड को आप सबसे पहले अपनी माउथ या बक्कल कैविटी में रखते हो। अब माउथ में क्या है, माउथ में दो चीजें हैं। माउथ में एक तो टंग है और एक माउथ में टीथ है। ये दोनों चीजें मिलकर आपके फूड को सॉफ्ट बनाती हैं, उसको च्यू करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर हम टीथ की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो टीथ है वो 32 होते हैं और अगर आप किसी बेबी की बात करें तो उसके अंदर जो टीथ है वो 20 होते हैं। तो इट मीन्स हमारी लाइफ में दो टाइप के टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ है वो जनरली 3-4 साल तक बच्चे के आ जाते हैं और वो 20 होते हैं और उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102। यहाँ पे 2 होता है इंसीजर्स, 1 होते हैं केनाइन्स, O का मतलब होता है प्रीमोलर मीन 0 एंड 2 का मतलब होता है मोलर। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। इंसीजर्स जो है ये हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं जिससे कि आप किसी भी फूड को बाइट कर सकते हो, कट कर सकते हो। कैनाइन्स जो है वो हमारे साइड के दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं, जो आपने देखा होगा कि कार्निवोरस एनिमल्स में काफी ज्यादा लंबे और पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये चीर फाड़ करने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स होती हैं जो स्मॉल जोज है, यानी कि जो छोटी जाड़ है। तो छोटे बच्चों में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, दैट्स वाई हम इसको 0 लिखते हैं। और मोलर्स का मतलब होता है बड़ी जाड़ जो कि चबाने के लिए यानी कि च्यू करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे 2102 डेंटल फॉर्मूला है, ये इन सारे दांतों के बीच की सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करने हैं तो आप ये मान के चलो कि ये 2102 जो है आपको 4 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लेफ्ट और अपर कॉर्नर, फिर ये एक राइट अपर कॉर्नर, फिर ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर और ये राइट बॉटम कॉर्नर, मतलब इस तरीके से हम उसको 4 क्वाड्रेंट्स में अगर डिवाइड कर दें तो हर जगह ये पाए जाते हैं। तो इट मीन्स टोटल जो इंसीजर्स एक बच्चे के मुंह में होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें से 4 ऊपर की तरफ होंगे, 4 नीचे की तरफ। इसी तरह से अगर हम केनाइन्स की बात करें तो टोटल 4 हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। प्रीमोलर्स 0 है, मतलब बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते। मोलर्स जो है टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। इसी तरीके से जब हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं तो जैसे भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था 2102, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो इंसीजर्स भी 8 आ गए, देन केनाइन्स 4, देन प्रीमोलर्स 0 एंड देन मोलर्स ऑल्सो 8। तो अगर आप इनका टोटल करोगे सो दैट कम्स आउट टू बी 20। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ के लिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है दैट इज 2123। तो इसमें भी हम सेम वही चीज मानेंगे कि हम अपने अगर टीथ को अपने माउथ को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें तो चारों तरफ 2123 2123 2123 यही सेम आपका रेशियो चलेगा। अगेन यहाँ पे 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन्स हैं, 2 प्रीमोलर्स हैं, 3 मोलर्स हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप टोटल करो तो इंसीजर्स जो है आपके टोटल 8 हो जाएंगे। तो मतलब एडल्ट के माउथ में टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स 4 होंगे, देन प्रीमोलर्स जो हैं वो भी 8 होंगे, लेकिन जो मोलर्स हैं अब वो हो जाएंगे 12।
बच्चों में मोलर्स जो हैं कम थे, लेकिन एडल्ट्स में मोलर्स ज़्यादा हैं और प्री मोलर्स भी हैं। तो यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 32। तो ये तो बच्चों बात थी दांत की, यानी कि टीथ की। तो सबसे पहले जो आपने फूड लिया, आप उसको अपने मुंह में रखोगे, यू विल पुट इट इन योर माउथ। आपके माउथ में जो टीथ है वो उसको अच्छे से मैश करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड क्यों करेंगे? क्योंकि आप कभी भी किसी फूड को एज इट इज नहीं खा सकते, आपको उसको च्यू करके स्मॉल पीसीज में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो आपके गले में अटके ना। उसके अलावा हमारे माउथ में टंग होती है। टंग आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड मस्कुलर पोर्शन है। टंग का काम ये होता है कि जो हमारा फूड है ये उसको आसानी से स्वेलो करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये चीज़ें तो आपको पता है। इसके अलावा क्या होता है, हमारे माउथ में सलाइवा होता है। सलाइवा जिसको आप हिंदी में लार भी बोल देते हो। आपने जनरली देखा होगा कि अगर आपके सामने आपकी फेवरेट चीज़ रख दी जाए तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो वो जो पानी है, जो हम जिसको जनरली पानी बोलते हैं, दैट इज सलाइवा। कि जब भी हम कोई खाने की चीज़ देखते हैं या सोचते हैं तो वो हमारे माउथ में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होने लग जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हो, अगर वो चीज़ पहले हार्ड है लेकिन माउथ में रखते ही वो अपने आप सॉफ्ट हो जाती है। तो ये जो सलाइवा है ये उसको सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि उसको चबाना और उसको स्वेलो करना ईजी हो जाता है। अब ऐसी क्या चीज़ है सलाइवा में जो ये काम करती है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली 1 या 2 मार्क्स में वैसे भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जनरली केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, मतलब केमिकल्स होते हैं या मेटल्स हो सकते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और जो कैटलिस्ट हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, नेचुरली बनते हैं, बायोलॉजिकली बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम। तो इसका मतलब ये जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पर बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी एमाइलेज शब्द आता है तो एमाइलेज पर्टिकुलरली वो एंजाइम होता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करता है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज़ खाई है, चाहे आपने रोटी खाई है, किसी भी तरह के आपने ग्रेन्स यानी कि अनाज लिया है, चावल लिए हैं या पोटैटो लिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सलाइवरी एमाइलेज उसको तोड़ देगी, उसका ब्रेक डाउन कर देगी और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से वो जो आपका फूड है वो आसानी से मिक्स हो जाएगा और उसको टंग की सहायता से आगे मूव ऑन करवाया जा सकता है। तो कई बार एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। तो आप आंसर क्या लिखोगे? सलाइवरी एमाइलेज। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है what is the function of salivary amylase? So salivary amylase help in the digestion of starch to produce sugars. और या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है name the component और nutrient which gets digested in the mouth। तो उसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर ही हो जाता है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक जो है माउथ का काम कंप्लीट हो जाता है। अब जो फूड है वो माउथ से चला जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक पाइप है और इसका काम सिर्फ यही है कि जो फूड माउथ में था उसको माउथ से लेकर स्टमक तक लेकर आना। और ईसोफेगस के अंदर जो मूवमेंट होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक का मतलब होता है कि जो खाना है वो एकदम से स्लिप होकर नीचे नहीं आएगा, वो धीरे 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 जो है मूव करता हुआ आएगा और इसमें खाना जो है हमेशा ऊपर से नीचे आता है। सिर्फ वॉमिटिंग की सिचुएशन में होगा कि ये उसको उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाए। अब एक बार जब खाना ईसोफेगस या फूड पाइप की हेल्प से माउथ से होते हुए स्टमक में चला गया, अब स्टमक में उसको 3 चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी सब्सटेंसेस और हाउ मैनी थिंग्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमक। तो स्टमक के अंदर, स्टमक जिसको हम आम भाषा में पेट बोलते हैं,
तो स्टमक के अंदर बेटा 3 चीजें होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली चीज तो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि स्टमक के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, स्टमक के अंदर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। जैसे एमाइलेज को डाइजेस्ट करना, जो एमाइलेज एंजाइम था वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता था, ऐसे ही जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और तीसरी चीज जो स्टमक में पाई जाती है दैट इज द म्यूकस। अब ये तीनों क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो अच्छे से काम कर सकता है। मतलब कि जो ये पेप्सिन एंजाइम है इसे काम करने के लिए एसिडिक एटमॉस्फेयर चाहिए, और वो एसिडिक एटमॉस्फेयर इसको HCl प्रोवाइड करता है। और दूसरा फंक्शन एसिड क्या करता है कि कई बार जो आपने फूड खाया होता है, हो सकता है वो फूड प्रॉपरली वॉश्ड नहीं था, उसमें कुछ कीटाणु या जर्म्स थे, तो ये HCl उस खाने के अंदर से उन जर्म्स को भी निकालने में हेल्प करता है। और तीसरी चीज जो आती है दैट इज द म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम है? अब देखो जो HCl है वो एक एसिड है, एसिड है मतलब तेजाब है, और आपको पता है कि जो तेजाब है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर वो हमारी स्किन पे हल्का सा भी टच हो जाए तो वो उसको बर्न कर देते हैं। और ये एसिड तो हमारे पेट के अंदर है, तो ऐसा क्या है कि ये हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी स्टमक की अंदर की वॉल है उसके ऊपर म्यूकस की एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। उस लेयर की वजह से जो ये HCl है ये अंदर तो रहता है लेकिन ये स्टमक की वॉल्स को टच नहीं कर पाता, और उस वजह से ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इन तीनों का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। HCl का फंक्शन है एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो सके, और दूसरा इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स। पेप्सिन का काम है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और म्यूकस का काम है इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। इसके बाद आपने एसिडिटी का नाम सुना होगा, आपने ये देखा होगा कि कई बार हम जब बहुत ज़्यादा चटपटा स्पाइसी मसालेदार खाना खा लेते हैं तो हमें पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम इनो लेते हैं या एंटासिड लेते हैं। तो इनो और एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड का मतलब होता है एंटी अगेंस्ट एसिड, मतलब जो एसिड के खिलाफ काम करे। तो जो ये एंटासिड है ये एक्चुअल में बेस होता है, ये मैं आपको जब सेकंड लेसन करवाऊंगी उसमें बताऊंगी। तो ये जो बेस है जब ये एसिड के साथ मिलता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसकी वजह से जो जलन है वो हमारे अंदर खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, अब एक बार जब स्टमक के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो स्टमक के बाद फिर जो आपका फूड है स्टमक के बाद जो फूड है वो आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके लिए स्टमक के पास एक मसल होती है, मतलब एक मसल है वो कंट्रोल करेगी कि कब कितने फूड को हमें स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। फिर आप सोचोगे कि जब ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? ये होता तो बहुत लंबा पाइप लाइक है, लेकिन ये इस तरीके से मतलब आपस में क्वाइल हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जगह में इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो अंदर की तरफ दिखाया हुआ इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये आपको देखने में छोटी सी लग रही है, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में ओपन करोगे तो ये लगभग 6 to 6.5 मीटर्स तक इसकी लेंथ हो सकती है, बट क्वाइल होने की वजह से ये बहुत ही छोटे से स्पेस में अपने आप को इकट्ठा कर लेती है। और इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ये किस एनिमल में प्रेजेंट है, और वो एनिमल कार्निवोरस है या हर्बीवोरस। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, मतलब कि जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, क्योंकि जो प्लांट्स की चीज़ें उनमें सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करती है।
लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो मीट कंज्यूम करते हैं और मीट जो है वो जल्दी पच जाता है, तो इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हर चीज़ पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है, फिर चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन है या चाहे वो फैट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि स्टमक के बिल्कुल सामने लीवर प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और लीवर के अंदर यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और यहाँ पे एक बाइल डक्ट, एक छोटी सी पाइप है जो उसको आगे कनेक्ट कर रही है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, जो लीवर है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है और उसको टेम्परेरली गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देती है। मतलब बनाएगी बाइल जूस लीवर, लेकिन बनाने के बाद वो उसको गॉल ब्लैडर के अंदर थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रख देता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे पैंक्रियाज भी देख सकते हो, पैंक्रियाज में भी कुछ एंजाइम्स बनते हैं। तो जब आपका फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो ये लीवर और पैंक्रियाज ये दोनों भी अपनी बनाई हुई चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देंगे ताकि बाकी का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो स्टमक से जो फूड आया था वो एसिडिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टमक में HCl है, तो इसलिए जो खाना पेट से निकला वो अभी एसिडिक था। लेकिन पैंक्रियाज से बने हुए एंजाइम उस पर तभी काम कर पाएंगे अगर वो फूड एल्कलाइन होगा, मतलब कि बेसिक होगा। तो हमें क्या करना है, उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाना है। तो एल्कलाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, एल्कलाइन बनाने का काम करता है बाइल जूस। जो लीवर ने बाइल जूस बनाया है वो बाइल जूस जब स्टमक से निकले हुए फूड के साथ मिक्स होगा तो वो उसको एल्कलाइन बना देगा, और एल्कलाइन बनाने की वजह से जो बाकी के एंजाइम है वो सारे अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी इंटेस्टाइन के अंदर फैट प्रेजेंट होगा, फैट मतलब चिकनाई वाली चीज़ें, अगर आपने कुछ खाई है, मक्खन है, घी है, तो उसको भी ये बाइल जूस पचाने में मदद करेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो पचता नहीं है। तो ये बाइल जूस क्या करता है, उस फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक जूस है, मतलब पैंक्रियाज में से जो जूस निकलेगा, अब उस जूस के अंदर 3 एंजाइम होंगे। कौन कौन से, एक एंजाइम तो होगा उसमें ट्रिप्सिन। जैसे पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, सिमिलरली ट्रिप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, यानी कि जो प्रोटीन बच गए हैं उनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इसी तरीके से अब जो फैट्स टूट चुके हैं, मतलब जिनको बाइल जूस ने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया था, उनका भी जो बचा हुआ डाइजेशन है वो लाइपेज एंजाइम करेगा, वो भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। और इसके अलावा जैसे हमने पहले पढ़ा था एमाइलेज, इसी तरीके से एक और एमाइलेज एंजाइम है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब तीनों चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगी, प्रोटीन भी, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट भी। अब क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो उसको रीएब्जॉर्ब करेंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब उंगलियों जैसी पतली पतली शेप्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। वो क्या करती हैं, जो भी फूड पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगी, ताकि हमारी बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी मिल सके, या अगर हमारी बॉडी में कोई पार्ट खराब हो गया तो उसकी रिपेयर भी हो सके। अब जब आपने फूड ले लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा ही खाना पच गया हो। कुछ ना कुछ फूड ऐसा भी रहा होगा जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई या जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो वो जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो ये साइड में दिखाई गई है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जाके जमा हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, उस फूड में से वाटर को तो वापस ले लेगी, लेकिन जो बाकी का सॉलिड वेस्ट बचता है उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेगी रेक्टम में,
और फिर एनस जो कि एक पोर होता है हिप्स में, उसके थ्रू वो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगी। यानी कि जो वेस्ट बनेगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो एनल स्फिंक्टर मतलब एनस के आगे भी एक छेद होता है, स्फिंक्टर होता है, जो ये कंट्रोल करता है कि किस टाइम वेस्ट को रिमूव करना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको येलो बॉक्स में मोर टू नो दिया गया है। ये जो चीज़ें होती हैं ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछी जाती बोर्ड एग्ज़ाम में, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मतलब अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जनरली इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे डेंटल कैरीज बताए हुए, आपने कैविटी सुना होगा कि दांतों में कैविटी होगी, दांत खराब हो गए। तो क्या होता है, हमारे दांतों में इनेमल नाम का एक सब्सटेंस होता है जिससे हमारा दांत कवर होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और उसके नीचे डेंटाइन एक सब्सटेंस होता है। जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो ये इनेमल सॉफ्ट हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी आप फूड खाते हो अगर वो आपके दांतों पे चिपका रह जाता है तो ये बैक्टीरिया उस फूड के ऊपर काम करने लग जाता है, उसको सड़ा देता है और उससे एसिड बनाता है। उस एसिड की वजह से जो हमारा दांत है वो धीरे धीरे गल जाता है और हम ये कहते हैं कि हमारा दांत खराब हो गया है। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि हमें अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, और ब्रश करने के लिए भी जो आप पेस्ट इस्तेमाल करते हो वो पेस्ट हमेशा एल्कलाइन होती है, मतलब बेसिक होती है। और अगर हम ब्रश नहीं करते, अपने दांतों को साफ नहीं करते, तो ये बैक्टीरिया जो है इनेमल से होते होते हमारे मसूड़ों तक या हमारे दांतों के नीचे जो पल्प है, मतलब जो सॉफ्ट पार्ट है, जो हमारे गम का पार्ट है, वहां तक पहुंच सकता है, और उसकी वजह से सूजन और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो अभी हमने पढ़ा है उन्हीं में से ये क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इन क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें।